तो तस्वीरों को साफ करने की बात यहां पर अगर करें तो विधायक मुन्ना सिंह ने ये कह दिया है कि गलत प्रचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें थी वो तेज हो गई थी। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, जब पिछले दिनों देखा गया कि विधायकों की नाराजगी को लेकर और कैसे आनन फानन में बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया और दिल्ली पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो ऐसा लगा कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। लेकिन विधायक मुन्ना सिंह का बयान, वो कह रहे हैं कि गलत अफवाह फैलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, लगातार 3 दिनों से उत्तराखंड की में राजनीतिक सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री कल दिल्ली गए थे तो ये खबरें जो है नेतृत्व परिवर्तन की मीडिया की सुर्खियां बनी रही। देर रात जब मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से वो रूबरू हुए तो तब कहीं जाकर उन्होंने कुछ चीजों को दाम दिया है। और आज सुबह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास से देहरादून के लिए निकले। अब से कुछ ही देर बाद वो देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून पहुंचने का उनका ये कार्यक्रम है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, इसी बीच न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, जिस तरीके से देखा गया, कल भी हमने चर्चा की कि आने वाले कुछ दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन विधायक मुन्ना सिंह का ये बयान और ये कहना कि गलत अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। पूजा, आप अपना सवाल दोहराइए। आसिफ जी, जिस तरीके से कल अटकलें तेज हो गई थी कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है और तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन जब सामने विधायक मुन्ना सिंह आए और उन्होंने ये कहा कि गलत प्रचार फैलाया जा रहा है, साफ तौर पर उन्होंने ये तो कह दिया कि गलत प्रचार फैलाया जा रहा है, लेकिन जो सीधा सवाल पूछा गया था उसे कहीं ना कहीं उन्होंने गोल गोल घुमा दिया। देखिए, बीजेपी के नेताओं से जब संपर्क करते हैं तो इसी तरह से जवाब दे रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान ने सिर्फ कैमरे के सामने आके इस बात को कहा, हमने बहुत से विधायकों से उनकी बातचीत हुई, बीजेपी के नेतृत्व से बातचीत हुई, संगठन से बातचीत चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व से हमारी बातचीत अंदर खाने से हुई, बहुत कुछ होने वाला है, देखिए परिवर्तन। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है या कोई फैसला ले लिया गया, क्योंकि हर किसी का दायरा होता है, उस दायरे के आगे जाकर वो बात नहीं कहता है। लेकिन हमारे सूत्र बहुत कुछ कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बहुत कुछ होने वाला है, उत्तराखंड की सरकार में तब्दीली बहुत कुछ होने वाली है। अब आगे क्या फैसला होगा, फैसला पलट जाएगा, क्या कुछ चलेगा, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब 4 साल तक सीएम रहे और लग रहा था बड़ा मजबूती के साथ, नरेंद्र तिवारी के बाद लग रहा था कि ये 5 साल अपने पूरे करेंगे, तो अब ये जब संकट में पड़ते दिखाई दे रहे हैं तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो अब तक बातचीत चली, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं, पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मीटिंग ली, सारा जायजा लिया, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उस रिपोर्ट में बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही कि हो सकता है जाना इनका अब तय है, कौन और हो सकते कई चेहरों के नाम पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में बहुत उथल पुथल होने वाला है, सरकार में उथल पुथल होने वाला है जी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वहां पर पहुंचेंगे देहरादून में, विधायकों के संपर्क में, विधायकों से बातचीत करेंगे। हो सकता है कि वहां पर विधायकों की बैठक हो। देखिए, कल एक ये भी चर्चा हो रही थी कि आज देहरादून के अंदर बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और उस बैठक में कुछ निकल कर आ सकता है या फिर कोई फरमान जारी किया जा सकता है जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है। लेकिन उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान ने, आपने सुना उनका बयान कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि विधायकों की बैठक नहीं होगी, ये सब अफवाह है। जबकि एक बात बड़ी गौर करने की है यहाँ पर पूजा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा आप ये बताइए कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 साल तक सीएम बने रहेंगे, तब इस बात को घुमा दिया उन्होंने कहा देखिए ये बात मैं नहीं कह सकता, मैं इस बात के लिए अथॉराइज नहीं हूं कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन सरकार संकट में नहीं है, बीजेपी की सरकार संकट में नहीं। और ये बात तो सही है, बीजेपी की सरकार संकट में नहीं है, पूर्ण बहुमत उनके पास है। सीएम भले ही कोई हो, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर कोई दूसरा बनाया जाए,
सरकार संकट में नहीं है, लेकिन सवाल ये कि क्या सीएम की कुर्सी संकट में है, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत संकट में है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर हमारी कई उत्तराखंड के बीजेपी के विधायकों से बात हुई, फोन पर, कैमरे पर, हर उस पर सब इस पर कट्टी मारते दिखाई दी। उन्होंने कहा इस बारे में हम साफ तौर पर नहीं कह सकते, तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि फेरबदल यहाँ पर हो जाए। पूजा, अब देखना यह कि आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए बहुत सी चीजें अभी तक हो चुकी हैं कि केंद्रीय पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में उन्होंने दे दी है, उसमें क्या कुछ है। इसके बाद आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर सीएम की कुर्सी को लेकर क्या होगा, कौन बैठेगा। बड़ा महत्वपूर्ण साल है ये एक उत्तराखंड की सरकार के लिए, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जी, शाहीन चौधरी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शाहीन जी, जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को तीसरा मंडल घोषित कर दिया, क्या इसी ने जो विधायकों की नाराजगी थी उसको और ज्यादा हवा दे दी? देखिए, अकेला एक कारण गैरसैंण का नहीं है, क्योंकि गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा तो अभी हाल ही में विधानसभा का जो बजट सत्र हुआ है उसमें दिया गया है। लगातार जो है विधायकों की नाराजगी की खबरें आपने भी पूरा देखा होगा, बीजेपी में आती रही है और पार्टी आला कमान से एक एक नेता अपनी बात को रखता रहा है। और सार्वजनिक मंचों हो या राजनीतिक का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अक्सर जो है राजनीतिक तौर पर जो है सरकार में और विधायकों में या संगठन में कुछ ना कुछ जो है देखने को जरूर आता रहा है। और विधायक जो है अपनी बात को पार्टी के नेताओं से लगातार अवगत कराते रहे हैं। 3 सीटें हैं, उसको लेकर भी ये लामबंदी होती रही अभी मंत्रिमंडल में जो खाली है कि आखिर उनको भरा जाना चाहिए। ये बात भी लगातार जो है उठती रही है, मगर काफी लंबे समय से उन सीटों को भी नहीं भरा गया है। आप जानते हैं कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी इच्छा होती है। ऐसे कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में है जो 3-3 बार के विधायक हैं, आखिर उनको भी आस और उम्मीद है कि उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में जहां मंत्रिमंडल में 3 सीटें खाली हैं, उसको लेकर भी जो है लगातार ये दबाव बनता रहा सरकार पर विधायकों की तरफ से कि आखिर इन सीटों को भरा जाए, मगर वो सीटें भी अभी तक नहीं जो है भरी गई हैं और 3 सीटें अभी भी खाली हैं। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म देखने को मिले कि जब विधायकों की नाराजगी सामने आई, आपको ध्यान होगा कि जब जेपी नड्डा यहाँ 4 दिन के दौरे पर आए थे, उस समय भी विधायकों ने अपनी खुलकर बात जो है कही थी। और उसी का ये नतीजा निकला कि जब बजट सत्र हो रहा था तो कुछ विधायक नाराज होकर दिल्ली चले गए थे। तो तब पार्टी आला कमान काफी गंभीर हुआ और उसके चलते हुए पर्यवेक्षकों को भेजा। पर्यवेक्षक विधायक जो कोर कमेटी की राय थी उसको लेकर जो है वो पार्टी आला कमान के पास पहुंचे, कल उन्होंने अवगत कराया। और उसके बाद अभी तक असल साफ तस्वीर जो है नहीं हो पा रही है कि आखिर उत्तराखंड की राजनीति में किस तरह से क्या होगा। हालांकि जैसे आसिफ ने भी बताया कि उनकी भी कई विधायकों से बात हुई और जिस तरह से मुन्ना सिंह चौहान आए, उन्होंने जो एक खबरें मीडिया में लगातार चल रही थी कि विधायक दल की बैठक शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ने बुलाई है, सिर्फ उस बैठक का खंडन जरूर किया गया। पत्रकारों ने जब मुन्ना सिंह चौहान से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा त्रिवेंद्र रावत ही होंगे, 2022 में चुनाव उनके नेतृत्व में होगा या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो उस बात को वो साफ तरीके से टाल गए। उन्होंने कहा कि ये मैं फैसला नहीं करता हूँ, ये संसदीय बोर्ड करता है या पार्टी के बड़े नेता करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी सस्पेंस जो है बरकरार है। अब मुख्यमंत्री दिल्ली शाहीन चौधरी जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी शाहीन चौधरी, अगर ऐसा हुआ जो अंदर खाने से खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, तो सत्ता परिवर्तन कुछ हुआ तो अंदर खाने से क्या कुछ खबर है? दावेदार प्रबल कौन आपको लग रहा है, कौन हो सकते हैं, कौन से चेहरे हैं ऐसे? देखिए, यदि परिवर्तन पार्टी नेतृत्व ने चाहा तो 4-5 नाम बड़ी प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, जिनमें रमेश पोखरियाल निशंक का नाम है जी, और अजय भट्ट का नाम है, सतपाल महाराज का नाम है, अनिल बलूनी का नाम है और धन सिंह रावत का नाम भी लिया जा रहा है। ये ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनको पार्टी यदि कोई परिवर्तन की नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश करती है तो इन चेहरों में से किसी एक पर अपना नया चेहरा जो है घोषित कर सकती है। मगर क्यों कि अभी पार्टी ने कोई इस तरह की बात नहीं कही है, ना ही नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई है। असल तस्वीर जो है आज शाम तक साफ होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की अनिल बलूनी से कल बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई है
उसके बाद से मुख्यमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया। जेपी नड्डा ने उनको क्या कुछ कहा है और वो अब देहरादून पहुंच रहे हैं और जो खबरें अभी तक आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो अपने समर्थकों से यहाँ देहरादून में मिलेंगे और उसके बाद उनका क्या रुख होगा या वो किस तरह से अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं, तभी ये असल तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। जी लेकिन आसिफ जी, जैसा कि अभी शाहीन सर ने भी बताया कि किस तरीके से ये 5 नाम जो तेजी से सामने आ रहे हैं कि सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन एक नाम सतपाल महाराज जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ऐसे में क्या उनका बीजेपी के हालांकि वो मंत्री भी हैं सरकार में, लेकिन सीएम के लिए दावेदार होना, क्या पार्टी उन पर विश्वास जता पाएगी? आसिफ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ पूजा, सुन पा रही है जी। इसमें देखिए बहुत नाम है। इसमें अजय भट्ट जो प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में बहुत अच्छा नतीजा रहा, विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उनके नेतृत्व में बेहतर तरीके से उत्तराखंड बीजेपी चुनाव लड़ी और जीती। एक नाम, और उसके बाद उनको सांसद के तौर पर वो मैदान में उतरे तो ऊधम सिंह नगर से उन्होंने सीट जीती। इसके अलावा दूसरा नाम जो है वो अनिल बलूनी का आ रहा है। अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया, केंद्र में यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहे। केंद्र में उन्होंने, चाहे वो ट्रेन को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार से उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेकर दिया है उस राज्य को। हालांकि एक बार हमें वो याद है रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान, उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी ने तो मेरा पीछा ले लिया, जब तक मैंने उनको वहाँ पर ट्रेन के लिए कुछ कर नहीं दिया, तब तक इनके फ़ोन आते रहे मेरे पास, मुझे परेशान करते रहे। तो वो चीज़ उत्तराखंड के लिए कैसे केंद्र से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वहाँ से केंद्र सरकार से लेकर और उत्तराखंड के लिए उन्होंने कर रहे हैं। तो अनिल बलूनी का नाम भी इसमें प्रमुख तौर पर काफ़ी आगे चल रहा है। सतपाल महाराज जिसका नाम आपने जिक्र किया, एक बहुत वरिष्ठ नेता है, लंबा राजनीतिक इतिहास है, आम लोगों में अच्छी पकड़ है, वोट बैंक बढ़िया, धर्मगुरु हैं, एक बड़े अच्छी छवि है उनकी, और कैबिनेट मंत्री है, पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, कांग्रेस से आए, कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा कद है। तो सतपाल महाराज है। धन सिंह रावत है, एक मंजे हुए उत्तराखंड में नेता है धन सिंह रावत, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। हो सकता है कि उनके नाम को लेकर कुछ हो सकता है। तो तमाम तरह के चेहरे हैं, तमाम तरह के चेहरों का जिक्र हो रहा है। हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है, किसी ने चुनाव में जिताया, किसी ने उत्तराखंड के लिए काम किया, तो किसी का जो है जनता में बहुत अच्छी पकड़ है, तो किसी की केंद्र में बहुत अच्छी पकड़ है। तो इस लिहाज से इनके नाम आगे आ रहे हैं। लेकिन कौन होगा, ये जो मजबूत चेहरे जिनके नाम पर चर्चा हो रही है, जिनके नाम पर कयास लगाया जा रहा है, सब ये मजबूत चेहरे हैं। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे पर है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, आम सहमति से ये सब कुछ होगा, विधायकों की राय ली जाएगी, केंद्र नेतृत्व इस पर विचार विमर्श करेगा, उत्तराखंड के नेताओं से जिक्र करेंगे, उसके बाद ये नाम तय होगा। लेकिन जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन जरूर वहां पर हो, जो सीएम की कुर्सी को लेकर है, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी चुनौती हो सकती है। शाहीन चौधरी हमारे साथ जुड़े। शाहीन चौधरी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी शाहीन चौधरी, 1 साल बचा है सरकार के पास, और ये 1 साल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड के लोगों की नजर है इस पर। 1 साल में बड़ी विकास की योजनाओं की घोषणा होती है, छूटे हुए काम जो विकास के हैं उसको पूरा किया जाता है। इस नजरिए से काम होता है कि आगे चुनाव है, आम लोगों को खुश करना है, आम लोगों की सरकार से अपनी बड़ी उम्मीदें होती है। देखिए चुनावी साल है तो सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, और ऐसे वक्त में सरकार और बीजेपी उत्तराखंड की इन मसलों में उलझ गई, तो चुनाव लड़ना, जीतना, इन सब चीजों से पार होना अंतरकलह से कितना मुश्किल का दौर है उत्तराखंड बीजेपी के लिए इस वक्त चुनावी सीजन में। देखिए, यदि नेतृत्व परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, और 57 विधायकों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो राज्य की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और उसको पूरी तरह से ये उम्मीद और वो आश्वस्त थी कि अब हमने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो जो मुख्यमंत्री होगा, जो भाजपा का चेहरा होगा, वो भी 5 साल के लिए होगा। और जिस तरह की एक नेतृत्व परिवर्तन की अनहट और जो खबरें इस समय आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के हर व्यक्ति की जबान पर आज ये चर्चा है
कि आखिर इतने प्रचंड बहुमत की सरकार में भी यदि चेहरा बदला जाता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर जो है नुकसान हो सकता है। मगर हाँ, जो विधायक है लगातार उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के सामने है, तो उसका भी सम्मान जो है पार्टी यदि करती है तो ये भी पार्टी को बैलेंस करना होगा। और यदि कोई नया चेहरा पार्टी लाती है तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सरकार की अपनी योजनाएं हैं वो संचालित लगातार हो रही है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे दिशा देना है, तो वो उतना मुश्किल काम नहीं है। मगर हाँ, जनता ने जो वोट दिया उसको जरूर एक बार ये एहसास हो रहा है कि इतना प्रचंड बहुमत देने के बाद भी दो मुख्यमंत्री जो त्रिपाठी उत्तराखंड में रही है, कोई भी अभी तक एनडी तिवारी को छोड़ दे तो 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो वो एक बार फिर दोहराई जा सकती है। तो वो सत्ते में जो है जरूर है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ा एक सवाल होगा कि इतना प्रचंड बहुमत उनको मिला है और उन्होंने ये वायदा भी किया था कि हमारा चेहरा 5 साल के लिए होगा। और यदि अब नेतृत्व परिवर्तन होता है, जिस तरह की एक्सले और जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है, तो वो दोनों के लिए जो है कहीं ना कहीं अभी चर्चा का बना हुआ है। एक सवाल शाहीन जी, एक सवाल ये फिर खड़ा हो जाता है कि जब पार्टी का नेतृत्व, जब पार्टी के विधायक ही इस सरकार के या फिर सीएम के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है, इस सरकार के काम को लेकर संतुष्ट नहीं है और इसकी जिम्मेदारी अगर मुखिया के ऊपर डाल दी जाती है, तो फिर आम लोग कैसे खुश होंगे? विपक्ष को एक बड़ा मसला मिल जाएगा, बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व को काम पसंद नहीं है, बीजेपी के विधायकों को काम पसंद नहीं है, तो फिर आम जनता को कैसे काम पसंद होगा? ये चर्चाएं होने लगेंगी, विपक्षी पार्टियां ये निशाना साधने लगेगा सत्ता पक्ष के ऊपर। निश्चित तौर पर देखिए सवाल यही है, क्योंकि जिस जनता ने इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था, आज यदि उसका चेहरा बदला जाता है तो विपक्ष को तो एक मुद्दा हाथ लगेगा ही। इसके साथ ही जनता में भी जो है उसका संदेश जो है ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि जनता ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। और सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वायदा किया था कि 5 सालों में हम चेहरा देंगे, और अब विधायकों का इस तरह का असंतोष जो है उत्पन्न हो रहा है और लगातार विधायक अपनी सरकार से नाराज हैं और वो अपनी बात पार्टी आला कमान से लगातार कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी उनकी भावनाओं का सम्मान यदि करती है, जो खबरें अभी तक नेतृत्व परिवर्तन की आ रही हैं, तो ये पार्टी अपने विधायकों को तो खुश कर सकती है। मगर हाँ, जनता में उसका क्या संदेश जाएगा और जनता उसको किस तरीके से लेती है, विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा ही, मगर इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा जब चुनाव होंगे तो असल तस्वीर तो तभी स्पष्ट हो पाएगी। मगर हाँ, जनता में इस समय चर्चा जरूर है। जिस तरह से लगातार नेतृत्व की खबरें चल रही हैं, विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, तो ये इस समय उत्तराखंड में मतलब जन जन में जो है ये बात पहुंच रही है कि इतने प्रचंड बहुमत की सरकार में भी नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। जी देखिए, हमेशा ये कहा जाता था कि शाहीन चौधरी के पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था, आसपास में मिलता था, या गठजोड़ की सरकार बनती थी, यूकेडी से मदद लेना पड़ रही थी पिछली सरकार से, पिछली सरकार, ये सब कुछ होता रहा। इसलिए कई मुख्यमंत्री बन जाते थे, अंदर खाने में फिर सीएम की कुर्सी को बड़ी खतरा बना रहता था। लेकिन इस बार तो पूर्ण बहुमत दिया था, कोई खतरा नहीं था सीएम के ऊपर। लेकिन क्या देखिए, एक बड़ा सवाल ये है शाहीन चौधरी, क्या उत्तराखंड के अंदर ये एक राज्य ऐसा बन गया जहां पर सीएम की कुर्सी को, सीएम को दूसरों से इतना खतरा नहीं है, गैरों से नहीं है, अपनों से है। यहाँ पर ज्यादातर सीएम की कुर्सी अगर गिराई है तो फिर अपनों ने गिराई है, ये चला है वहां पर उत्तराखंड के अंदर। यानी कि गैरों से इतना नहीं है डर, अपनों से ज्यादा डर है, अपने वहां पर कुर्सी के पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि सत्ता की लड़ाई वहां पर रहती है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, इसमें 2-3 चीजें बहुत प्रमुखता से हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उत्तराखंड में अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें 3 सीटें लगातार खाली हैं। जो जनप्रतिनिधि होता है वो चुनकर आता है, ऐसे 2-2, 3-3 बार के विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में अपना स्थान चाहते हैं, मगर अभी तक उन सीटों को नहीं भरा गया है। ये एक वजह ये भी है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली और कार्य प्रणाली को लेकर जो है लगातार विधायक जो है नाराज रहे हैं और वो पार्टी आला कमान से अपनी बात कहते रहे हैं। अलग अलग मंचों से ये बात भी रहती है कि उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना सम्मान मिलना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हावी है, इसके कई प्रमाण सामने देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री को खुद भी एक आदेश जारी करना पड़ा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें।
तो ये ऐसी नाराजगी की वजह बनी विधायकों के, जो लगातार अलग अलग मंचों के माध्यम से अलग अलग तरीके से हर विधायक अपनी बात को पार्टी आला कमान से कहता गया। और जब वो बजट सत्र हुआ तो वो नाराजगी यहाँ भी बजट सत्र में भी देखने को मिली। तो अंततः पार्टी आला कमान को ये सोचना पड़ा कि आखिर जो कोर कमेटी है या विधायक है उनकी राय क्यों ना ले ली जाए। तभी दोनों पर्यवेक्षकों को भेजा गया और उनकी राय ली गई। और राय लेने के बाद पार्टी आला कमान ने पार्टी को अवगत कराया कि आखिर ये चल रहा है। उसी के चलते हुए ये खबरें जो है लगातार आ रही हैं। लेकिन शाहीन जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि जब ये 3 पद खाली हैं, विधायकों की नाराजगी है, तो क्या वाकई में जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर फैसले लेने में सक्षम नहीं है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये भी एक बड़ी वजह मानी जाए? देखिए, फैसले प्रशासनिक तौर पर या जो सरकार के फैसले हैं वो सरकार अपने तरीके से ले रही जरूर है, मगर जनता में उसका क्या संदेश जा रहा है, उनकी पार्टी के विधायक या पार्टी के कार्यकर्ताओं में उसका क्या संदेश है। हाल ही का फैसला आप जैसे लीजिए कि जो अभी कमिश्नरी गैरसैंण को बनाया गया है, तो गैरसैंण को जिला बनाने की बात हमेशा होती आई है, मगर उसको जिला नहीं बनाया गया है, उसको सीधे कमिश्नरी बनाया गया है। आप भली भांति जानते हैं कि यदि आम जनता की जरूरत होती है तो वो तहसीलदार, पटवारी और कलेक्टर या एडीएम तक उनकी जानकारी होती है। जब तहसील जो इसको छोड़कर यदि आप कमिश्नर को बिठाते हैं तो कमिश्नर से जनता का सीधे काम कोई नहीं होता है, तो उसका विरोध भी जो है हुआ है। तो ऐसे फैसले भी कई हुए हैं जिनका विरोध जो है देखने को मिला है। और अब कुल मिलाकर क्योंकि अब 4 साल का समय बीत चुका है, 1 साल अभी बाकी है, तो विधायकों ने अपनी नाराजगी को और एक बार फिर पार्टी के नेताओं के सामने रखा है, जिसके चलते ये पर्यवेक्षक आए और पर्यवेक्षकों ने अपनी बात को जो है पार्टी आला कमान को बताया है। अब फैसला भी पार्टी आला कमान को लेना है। लगातार जो है 3 दिन से ये नेतृत्व परिवर्तन की खबरें हो रही हैं। दिल्ली से मुख्यमंत्री अनिल बलूनी और जेपी नड्डा से भी मिलकर आए हैं, उनको किस तरह का संदेश जो है दिया गया है। आज जो बैठक होनी थी, हालांकि इसको जो है निरस्त किया गया है। अब मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचने वाले हैं, वो अपने जो साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद दिल्ली से या राज्य के स्तर से क्या तस्वीर, क्या कुछ मैसेज जाता है, ये असल तस्वीर को सामने आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मगर उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि चेहरा बदलेगा या नहीं बदलेगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये शाम तक जो है तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन आसिफ जी, जिस तरीके से अभी शाहीन जी ने भी जिक्र किया प्रशासनिक तौर पर किस तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन सवाल ऐसे में ये बरकरार है, जो विधायक दल की बैठक दिल्ली में होनी थी, अचानक उसे स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में जाने वाले हैं, वहां पर तमाम विधायक जो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे उन्हें वापस भेज दिया गया है, वहां पर बैठक होगी। तो इस बैठक का मकसद क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, इस पर भी जब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। देखिए, क्योंकि साफ तौर पर किसी बात को लेकर इसलिए नहीं कहा जा सकता है पूजा, क्योंकि खुलकर बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है इस मसले को लेकर। आला कमान का फरमान है, सारी चीज गोपनीय है, जानते सब हैं, महसूस सब कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को बताने को तैयार नहीं है। जब फैसले सारे उसको लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद बीजेपी के लोग बताएंगे कि फिर आखिर ये चीज हो गई। और फिर भी कोई भी खुल के नहीं बोलेगा, कहेगा केंद्रीय नेतृत्व की ये फैसला था और वो फैसला मान्य होगा। कई विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखिए कि केंद्र में नेतृत्व जो बैठा है वो फैसला लेगा, हम विधायक उसको मानेंगे, उसको लागू करेंगे। जो भी फैसला होगा, चुनावी साल है, इस वक्त हमारा पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि हमें 2022 में चुनाव कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है, फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाना है। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी काफी चिंता में है, फिक्र में है। सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट कार्ड उसका वो देखा जा रहा है, कहां काम हुए, कहां काम नहीं हुए, कितने काम होना भी बाकी रह गए, कितने काम हुए। सरकार का परीक्षण हो रहा है, सरकार एक एग्जाम से गुजर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद एक एग्जाम से गुजर रहे हैं, कितना 4 साल में उन्होंने काम किया, उसको लेकर आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व उस पर मंथन कर रहा है, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही सरपरस्ती में चुनाव लड़ना है, क्या उनको 5 साल तक मुख्यमंत्री बना रहना है, क्या अब उनको बदल के दूसरा मुख्यमंत्री लेकर आना है ताकि एक मजबूत चेहरे के साथ मजबूती तरीके से चुनाव लड़ा जाए। ऐसा तो नहीं है कि राज्य के लोगों की नाराजगी हो, विधायकों की नाराजगी हो, अंतर्कलह
या फूट ना पड़े बीजेपी के अंदर। देखिए ये भी जो है केंद्रीय नेतृत्व को डर लग रहा है, वो हर एंगल से केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी बड़ी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, कहीं कोई कमी खामी ना रहे, इसको लेकर मंथन हो रहा है, इसीलिए हर चीज पर बातचीत हो रही है। विधायकों की राय मशवरा ली जा रही है, ऐसा ना हो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 साल तक सीएम रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो विधायक छटक के कहीं फिर दूसरी पार्टी में, क्योंकि आपको मालूम है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास क्या है। चुनाव के वक्त में बड़े बड़े एक दर्जन विधायक टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। पिछले हमने कांग्रेस की सरकार में देखा कि जब चुनाव का वक्त हुआ 1 दर्जन विधायक टूटकर बड़े मजबूत वो लोग जिनको सीएम तक कांग्रेस ने बनाया था इसमें, वो टूटकर बीजेपी में आ गए थे। तो बीजेपी, क्योंकि वहां की राजनीति का यही चलन है, तो बीजेपी को यह भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि विधायकों की नाराजगी बहुत ज्यादा है पूजा, तो कहीं बीजेपी से टूटकर कहीं दूसरी पार्टी में ना चला जाए कहीं, क्योंकि कई विधायकों ने इस बात को नाराजगी दी कि जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिला। इस बात को ले, हालांकि हर सरकार में ये होता है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, कुछ नाराज होते हैं, कुछ बहुत खुश होते हैं सरकार के कामकाज को लेकर। तो ये एक केंद्रीय नेतृत्व देख रहा था कहीं फूट ना पड़े। दूसरी चीज, केंद्रीय नेतृत्व के विकास के काम जनता को पसंद आए नहीं आए, क्या इस सरकार ने बेहतर काम किया नहीं किया। आपने 3 पद जो कैबिनेट के खाली थे वो क्यों नहीं भरे जी? थोड़े से पद है, छोटा सा राज्य है, आप काबिल लोग अभी बैठे हुए थे उस सूची में, आपने क्यों नहीं 3 पदों को भरा? वो पद आपको भरना चाहिए थे, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए कैबिनेट अगर छोटी है, विभाग तो उतने होंगे, चाहे बड़ा राज्य हो, देखिए पूजा, चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, शिक्षा विभाग अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तराखंड में भी होगा, सारे विभाग होंगे छोटे राज्य में। अगर एक कैबिनेट के ऊपर आप 50-50 विभाग डाल देंगे तो वो क्या कैबिनेट मंत्री फिर काम करेगा, क्या मैनेज करेगा? वो तो फाइल ही चेक करता रह जाएगा, फिर अधिकारी यही सारे जो है सचिवालय में ये सारी फाइलें चलती रहेंगी, काम तो होना नहीं है उसको, 40-40 विभाग कैसे संभालेगा? तो आपने 3 कैबिनेट के पद जो पड़े थे उसको नहीं भरा। अच्छा, कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेले की तैयारी को लेकर साधु संतों की नाराजगी वो किसी से छुपी नहीं है। हरिद्वार के लोग खुद कह रहे हैं कि जिस हिसाब से विकास के काम होना चाहिए उस हिसाब से काम हरिद्वार के अंदर वहां पर नहीं हुए। तो कुंभ को लेकर भी सरकार को जो काम करना चाहिए था, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब अर्ध कुंभ था इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज में, तो कितनी वाहवाही इस राज्य सरकार की हुई थी कि अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया। लेकिन कुंभ को लेकर जब साधु संत सवाल खड़े करें और कुछ पक्ष के लोग ही अगर सवाल खड़े करें तो विपक्ष फिर कहां खड़ा होता है? विपक्ष की तो फिर बातें और मजबूत हो जाती हैं। ये नाराजगी, आपने पलायन आयोग बना दिया, पलायन आयोग तो बनाया, पलायन आयोग ने कितना काम किया? पहाड़ पर पलायन रुका, पलायन आयोग ने क्या रिपोर्ट बनाई, किस तरह से उसको अमली जामा पहनाया, पलायन को रोक पाए क्या आप, बुनियादी सुविधाएं वहां पर दे पाए? इसको लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आपने जो पहाड़ के लोग थे, पहाड़ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या आपने किया? क्या पहाड़ पर जो है वो विकास चढ़ा, विकास हुआ? क्या नई योजनाएं चलाई? उसको लेकर इस सरकार के पास नाराजगी है, सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। तो यहाँ बहुत गैरसैंण को लेकर इन्होंने कहा था कि हम राजधानी बनाएंगे, राजधानी तो नहीं बनाई, आपने मंडल बना दिया, इस पर सवाल खड़े हो रहा है। देखिए 2 मंडल वहां पर बने हुए हैं, सवाल लोग ये खड़े कर रहे हैं कि पौड़ी में कमिश्नर बैठता नहीं है, देहरादून में बैठ रहा है। 2 मंडल आपने बना दिए, उसकी व्यवस्था तो आपने दुरुस्त की नहीं, वहां के लोग परेशान। आपने 4 राज्य माफ कीजिए 4 जिले और उसमें से निकालकर 1 मंडल तीसरा और बना दिया। तो क्या मंडल बनाना ये समाधान है? आपने जिला नहीं बनाया, कमिश्नरी उसको बना दिया, ये कहां से आपकी सोच है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब विधायकों को सबको साथ में लेकर नहीं चले, वरिष्ठ लोग क्या वो नाराज है? केंद्रीय नेतृत्व में बातें वहां पर पहुंच रही हैं, तो ये सारी चीज जो है ये इकट्ठा हो रही थी। अब केंद्रीय नेतृत्व ये सारी चीजों को देख रहा था कि ऐसा ना हो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़े। तो केंद्रीय नेतृत्व तो ये चाहता कि देखिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि चुनाव जीतना, कैसे जीतना हो उसके लिए उसको कोई भी फैसला लेना पड़े, विधायकों की बात माने, चाहे उसको परिवर्तन कुछ करना पड़े, चाहे सरकार में कुछ फेरबदल करना पड़े। लेकिन बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का एक ही मकसद है कि 2022 में चुनाव लड़ना, और इसके लिए जो भी फैसले उसको लेना पड़ेंगे वो फैसले चुनाव जीतने के लिए लेंगे। इसी को लेकर शाहीन चौधरी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व के सामने सिर्फ 2022 का चुनाव है और उसी हिसाब से सब कुछ यहाँ पर हो रहा है? मैं आपको अपडेट कर दूं कि शाहीन जी अभी फोन लाइन पे नहीं है, तो फिलहाल
आशिफ जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व अब क्या कुछ फैसला लेगा, ये अहम होगा। इसी बीच विधायक मुन्ना सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं।